नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग अभी हाल ही में देखिए तुर्की और सीरिया में भूकंप की बहुत बड़ी घटनाएं हुई, जिसमें बहुत हजारों लोगों की जानें गईं। ये भूकंप होते क्या हैं, आते क्यों हैं, और ये जो तुर्की में बार बार धरती हिलती है, इसका प्रमुख कारण क्या है। आज हम इन सब के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, जैसा कि नाम से ही परिचित है। तो भूकंप मतलब भू मतलब पृथ्वी, कंप मतलब कांपना। तो भूकंप का मतलब क्या हुआ? पृथ्वी का कंपन। ठीक है, पृथ्वी का कंपन। तो किन्हीं कारणों से जब पृथ्वी में हलचल होती है, कारण कुछ भी हो सकते हैं, ज्वालामुखी हो सकती है, या जो है हमारी जो पृथ्वी है कई सारी प्लेटों से मिलकर बनी है, और उन प्लेटों में कुछ हलचल होगी तो भी कंपन होगा। या हम परमाणु परीक्षण वगैरह करते हैं तब भी समस्या आती है। तो भूकंप जो होता है, पृथ्वी का कांपना, ये भूकंप है। अब शुरुआत होती कहाँ से है भूकंप की? भूकंप जहाँ उत्पन्न होता है, ठीक है, उसे फोकस बोलते हैं, भूकंप मूल। ये सवाल खूब बनता है। और धरातल पर जहाँ वो हिट करता है उसे बोलते हैं अधिकेंद्र या एपिसेंटर। ठीक है। अब जो भूकंप आता है तो उससे कुछ ऊर्जा विमुक्त होती है भूकंप मूल से, उसे प्रत्यास्थ ऊर्जा कहते हैं। अब भूकंप जब आता है तो कई सारी लहरें होती हैं, भूकंपीय लहरें होती हैं। तो उसमें 3 तरह की लहरें होती हैं: प्राथमिक लहरें, द्वितीयक लहरें और दीर्घ धरातलीय लहरें। जो सबसे पहले आती है उसकी गति सबसे ज़्यादा तेज होती है, उसे प्राथमिक लहरें कहते हैं। ये ठोस द्रव में संचलन कर सकती है। ये ध्वनि तरंगों की भांति व्यवहार करती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगों की भांति व्यवहार करती हैं। दूसरी तरंगें हैं सेकेंडरी वेव्स या द्वितीयक तरंगें। इन्हें अनुप्रस्थ तरंगें भी कहते हैं। ये प्रकाश की गति के अनुसार जो है बिहेव करती हैं। तो प्रकाश की तरंगों के अनुसार ये द्रव में संचरित नहीं होती हैं। और तीसरा सबसे कम वेग वाली है दीर्घ धरातलीय तरंगें। यही धरातल पर विनाश का तांडव करती हैं। अब चलें, ये भूकंप, कुछ ऐसे भी क्षेत्र होते हैं पृथ्वी पर जहाँ भूकंप की तरंगें नहीं पहुँच पाती हैं। तो 103 डिग्री से लेके 142 डिग्री पर जो है भूकंप छाया क्षेत्र होता है। यहाँ ये प्राथमिक और द्वितीयक तरंगें अनुपस्थित रहती हैं। गुटेनबर्ग और रिटर ने भूकंप की गहराई के अनुसार भूकंप को 3 भागों में बांटा है। जैसे साधारण भूकंप 0 से 50 किलोमीटर की गहराई तक होता है, मध्यवर्ती भूकंप 50 से 250, और अत्यधिक गहराई वाले भूकंप तो ये है 250 से 700। तो ये जो भूकंप है इसकी जो गहराई है बहुत गहराई पे नहीं है। भूकंपों का वितरण, सबसे अधिक भूकंप आते हैं तो प्रशांत महासागरीय पेटी में आते हैं। 63% भूकंप आते हैं। क्यों आते हैं? सागर और स्थल का ये मिलन बिंदु है। पहला कारण तो ये है, सागर और स्थल का मिलन बिंदु है। दूसरा, नवीन बलित पर्वतों का क्षेत्र है।
तीसरा ज्वालामुखी क्षेत्र है, और चौथा विनाशकारी जो प्लेटों के जो किनारे होते हैं वो उन अपसरण का क्षेत्र है, मतलब अलग होने की स्थिति। तो मध्य महाद्वीपीय पेटी दूसरी पेटी है। मध्य महाद्वीपीय पेटी ये 21% क्षेत्र इसके तहत आता है। स्तर भ्रंश संतुलन की क्रिया के कारण और भारत भी इसी भूकंपीय पेटी में आता है। मध्य अटलांटिक पेटी, प्लेटों के अपसरण के कारण यहाँ पर भूकंप आते हैं और सर्वाधिक भूकंप भूमध्य रेखा के आसपास ही होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि अभी हाल ही में चर्चा में रहे तुर्की और सीरिया के भूकंप की क्योंकि तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आते हैं वो क्यों आते हैं, इसका सबसे बड़ा कारण तो ये है कि वहाँ पे जो कई सारी प्लेटें हैं, जैसे एनातोलियन प्लेट, तुर्की का जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो एनातोलियन टेक्टोनिक ब्लॉक्स के रूप में पाया जाता है, जो जिसमें दो प्रमुख प्लेटें हैं, यूरेशियन और अफ्रीकन के अलावा एक छोटी प्लेट भी है जिसे अरेबियन प्लेट भी कहते हैं। अफ्रीकी और अरब प्लेटें जैसे ही शिफ्ट होती हैं पूरा तुर्की हिलने लगता है और तुर्की के आपदा और आपातकालीन प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार साल 2020 में यहीं पर 33,000 से अधिक भूकंप के झटके लगे हैं, लेकिन 322 की तीव्रता 4 से कम है। तो ये तो इसकी घटना से संबंधित कुछ चीज़ें थी। अब देख लेते हैं इसकी तीव्रता क्या थी। 7.8 इसकी तीव्रता थी। केंद्र गाजियान्टेप प्रांत के नूरदगी से 23 किलोमीटर पूर्व में। कारण क्या है, अनातोलिया टेक्टोनिक ब्लॉक के रूप में जानी जाने वाली प्रसिद्ध भ्रंश प्लेट सीमा के साथ टकरा गई। स्ट्राइक स्लिप क्वेक कम गहराई पर ये हुआ और जो है प्लेटों के सरकने से 1939 के बाद ये जो भूकंप आया है महाविनाशकारी है। 39 में एर्जिकन मैदान में कैलकिट नदी के पास में आया था और पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र के टेक्टोनिक्स जिसमें तुर्की, सीरिया और जॉर्डन शामिल हैं, अफ्रीकी, अरब और यूरेशियन प्लेट के साथ साथ एनातोलियन टेक्टोनिक ब्लॉक के बीच जटिल अंतःक्रिया का प्रभाव। मतलब ये जो प्रभाव हुआ है क्यों हुआ है, तो तुर्की एनातोलिया प्लेट पर स्थित है। इसमें दो सीमाएं हैं, एक उत्तरी एनातोलिया फॉल्ट और एक दक्षिणी एनातोलिया फॉल्ट। उत्तरी में यूरेशियन और एनातोलियन प्लेटों का मिलन बिंदु है जो कि बहुत भी विनाशकारी है। अब सैलो भूकंप क्या होता है, जो बहुत कम गहराई पर जो भूकंप उत्पन्न होते हैं उन्हें सैलो भूकंप कहते हैं। तो भूकंप से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स और भी हैं जिन्हें हम लोग देख सकते हैं। जैसे अद्यतन अनुसंधान के अनुसार भूकंप आने से पूर्व वायुमंडल में किस गैस की अधिकता हो जाती है, तो रेडान गैस की। किस भूकंप तरंग की गति ठोस में सर्वाधिक होती है, तो प्राथमिक तरंगों पी तरंगों की। कौन सी भूकंप तरंग तरल भाग में लुप्त हो जाती है, तो सेकेंडरी वेव्स द्वितीयक तरंगें। किस भूकंप तरंग की समानता प्रकाश अथवा जल तरंगों से की जाती है, तो ये है सेकेंडरी वेव्स। सबसे कम गति वाली किंतु सर्वाधिक विनाशकारी कौन सी भूकंप तरंगें हैं, तो ये है लॉन्ग वेव्स, दीर्घ धरातलीय तरंगें।
पृथ्वी के उत्तरी भाग पर भ्रमण करने वाली भूकंप तरंग कौन सी है? तो यल वेव्स, धरातलीय तरंगें होती हैं। किस भूकंप तरंग का उद्भव चट्टानों के कणों के संपीड़न से होता है? तो ये पी वेव्स हैं। अधिकेंद्र भूकंप मूल के कितने डिग्री कोण पर होता है? तो 90 डिग्री पर होता है। किन भूकंपीय तरंगों के प्रभाव से मकान ऊपर उठने और नीचे धंसने लगते हैं? तो यस तरंगों के प्रभाव से। किन तरंगों का भूकंपीय छाया क्षेत्र में अधिक है? विस्तार में अधिक है। तो यस तरंगों का। यह पृथ्वी के 40% भाग से अधिक है। बुनियादी तौर पर भूकंपीय तरंगों को किन दो प्रकारों में विभक्त किया जा सकता है? भूगर्भिक तरंगें और धरातलीय तरंगें। पी तथा यस किस प्रकार की भूकंपीय तरंगें हैं? ये भूगर्भिक तरंगें हैं। और यल तरंगों की खोज एच लव ने किया था। आर वेव्स, रे लाइट वेव्स किस भूकंपीय तरंगों की उपमा है? तो यल तरंगों की। आगे देखते हैं कुछ पॉइंट्स हैं। सभी भूकंपीय तरंगों का वेग अधिक घनत्व वाले पदार्थों में गुजरने पर बढ़ जाता है। मतलब जब घनत्व बढ़ा तो वेग बढ़ा। इसका मतलब जो भूकंपीय तरंगों का वेग होता है वो घनत्व के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब घनत्व बढ़ा तो वेग बढ़ा, ठीक है, और घनत्व कम हुआ तो वेग कम हुआ। तो विभिन्न माध्यमों से गुजरने पर भूकंपीय तरंगें परावर्तित तथा अपवर्तित हो जाती। समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा आइसोसिस्मल लाइन कहते हैं। इसे समभूकंपीय रेखा कहते हैं। एक ही समय पर आने वाले भूकंपीय क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा होमोसेसिमल लाइन बोलती है। भूकंप लेखी मापक दो होते हैं, मर्कैली स्केल और रिक्टर स्केल। इस पर यह अनुभव प्रधान स्केल है, इसके 12 मापक हैं। यह गणितीय मापक है जिसकी तीव्रता 0 से 9 तक होती है और प्रत्येक बिंदु पर एक दूसरे की तीव्रता के 10 गुना अधिक तीव्रता होती है। मतलब जैसे 1 पर 1 है तो 2 पर 10 हो जाएगा, 3 पर 100 हो जाएगा, 4 पर 1000 हो जाएगा। इस तरह से भूकंप की तीव्रता को मर्कैली स्केल पर मापा जाता है। इस स्केल में तीव्रता के मापन को 1 से 12 अंकों के सहारे किया जाता है, परंतु भूकंप की तीव्रता का सर्वाधिक मापन रिक्टर स्केल पर उसके 1 से 9 अंकों के सहारे किया जाता है। इसके प्रत्येक आगे वाला अंक पिछले वाले अंक से 10 गुना अधिक होता है, तीव्रता प्रदर्शित करता है। भूकंप की तीव्रता विमुक्त हुई ऊर्जा की माप के बराबर होती है। रिक्टर पैमाने का आविष्कार 1935 में अमेरिका के चार्ल्स फ्रांसिस रिक्टर द्वारा किया गया। तो मित्रों, ये रहा भूकंप से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो आने वाली सभी परीक्षाओं में के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि तुर्की में इतना बड़ा विनाशकारी भूकंप आया है तो भूकंप से सवाल तो बनने ही बनने हैं। अगर साल में 25 परीक्षाएं होंगी तो 25 में से 20 परीक्षाओं में तो भूकंप का एक सवाल रहेगा, तो इसे नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। एक नंबर और चूँकि कंपटीशन में एक एक नंबर के लिए बड़ी मारामारी होती है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन ज़रूर दबा लें और अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।